उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 137। एडना डिम्पल जापान पहुंच गई थी। शिरान के साथ इसके शब रोज बहुत दिलकश गुजर रहे थे। ये नई जिंदगी इसके लिए बड़ी अनोखी थी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के सबसे शानदार होटल में इनका क़याम था। वो खुद कैलाशी के रूप में थी। शिरान बदस्तूर मेकअप में था। दोनों ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एडना खुश थी और शिरान भी मसरूर था। यह इन्हें तकरीबन 3 माह गुजर चुके थे और ये 3 माह दोनों की ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। वो सैर व तफरी करते थे, खूब खाते पीते, कोई फिक्र नहीं थी। एक शाम दोनों होटल की बुलंदोबाला छत पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। वैसे और इस छत पर बेहतरीन इंतजामात किए गए थे तो उसे बहुत से लोग भी वहाँ मौजूद थे। गुफ्तगू करते हुए डिम्पल को दफतन एक रोशनी का सा एहसास हुआ जो एक लम्हे में चमक कर मादूम हो गई थी। इसकी निगाह एक तरफ उठ गई। वो 2 आदमी थे, किसी सर्द मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। एना डिम्पल की मेज से कुछ फासले पर बैठे हुए थे, लेकिन जिस चीज़ ने एना डिम्पल को चौंकने पर मजबूर किया था वो इनमें से एक के हाथ में दबा हुआ नन्हा सा कैमरा था, जिसे पलक झपकते इस शख्स ने अपने लिबास में रख लिया था और फिर इसने एकदम से एना डिम्पल से आंखें चुरा ली थी। कोई आम इंसान होता तो इसे अंदाज़ा भी ना होता, लेकिन वो डिम्पल थी। एक लम्हे में इसने अंदाज़ा लगा लिया कि इसकी तस्वीर ली गई है। 100% रोशनी का मरकज़ वही बनी थी। दूसरे लम्हे इसने संभल कर शिरान से दोबारा गुफ्तगू शुरू कर दी, लेकिन इसका जहन मुंतशिर हो गया। वो इन दोनों की कौमियत के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकी थी, लेकिन कोई गड़बड़ ज़रूर थी। टोक्यो आने के बाद अभी तक कोई ऐसा मरहला पेश नहीं आया था जो शिरान से हटकर होता, लेकिन इस वक्त वो परेशान हो गई थी। कोई ऐसी तरकीब हो जिससे शिरान से थोड़ी देर की अलहदगी इख्तियार की जा सके। बड़ा ख़तरनाक वक्त आन पड़ा था। बहुत से वसवसे थे इसके दिल में। शिरान जैसे शख्स को अहमक बनाना भी आसान काम नहीं था और इसकी मौजूदगी में वो इन लोगों से बात भी नहीं करना चाहती थी। क्या किया जाए? इसका दिल बैठने लगा। कोई बेहतर तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। किस तरह इन लोगों की इस हरकत की वजह मालूम की जाए। कौन है वो और उन्होंने इसकी तस्वीर क्यों हासिल की है? काफ़ी देर गुजर गई और फिर एडना ने इन दोनों को अपनी जगह से उठते हुए देखा। अगर वो निकल गए तो अच्छा ना होगा। अब तो फौरन कुछ करना है, फौरन। शिरान इन सारे हालात से बेखबर हाल की दिलचस्पी में गुम था। दफतन एना डिम्पल ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो डिम्पल की तरफ मुतवज्जो हो गया। एक्सक्यूज मी डियर, मैं भी आई। कहाँ? बाथरूम, एडना ने मुस्कुराते हुए कहा और शिरान ने गर्दन हिला दी। वो अपनी जगह से उठकर बाहर चल पड़ी। दोनों आदमी भी बाहर निकल चुके थे। वो मुनासिब रफ्तार से सामने की समझ जा रहे थे और फिर वो लिफ्ट में दाखिल हो गए। इसका मतलब है कि वो होटल से बाहर नहीं जा रहे। कम अज़ कम ये सुकून की बात है। लेकिन अब उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर इसकी नज़रें ऊपर उठ गई। लिफ्ट में रोशन होते हुए नंबरों से अंदाज़ा हो रहा था कि लिफ्ट मुसलसल ऊपर उठ रही है। फिर 6ठी मंजिल का नंबर चंद लम्हात रोशन रहा, गोया लिफ्ट यहाँ रुकी थी। इसके बाद वो ऊपर जाने लगी। इस वक्त लिफ्ट में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ऐसी शक्ल में वो इसी 6ठी मंजिल पर उतर सकते थे। बस एक अंदाजा था जो गलत भी हो सकता था। वो लिफ्ट की वापसी का इंतजार करने लगी। चंद मिनट के बाद लिफ्ट वापस आ गई। एडना इस दौरान तैयारियां कर चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और लिफ्ट बॉय बाहर निकल आया, लेकिन एडना के हाथ में एक नोट चमकता देखकर वो चौंक पड़ा था। यस मैडम, उसने कहा। वो दोनों कौन सी मंजिल पर उतरे हैं? 6ठी मंजिल पर मैडम। कौन से कमरे में गए हैं? एडना ने पूछा। 611। दोनों इसी कमरे में रहते हैं, लिफ्ट बॉय ने बताया। लो ये नोट रखो, मेरा ताल्लुक पुलिस से है। इन दोनों के बारे में छानबीन हो रही है। तुम जानते हो पुलिस के मामलात किसी को बताए नहीं जाते। यस मैडम, लिफ्ट बॉय ने कहा और नोट लेकर जेब में रख लिया। इस वक्त इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता था। देर हुई तो शिरान शुबे का शिकार भी हो सकता था। थोड़ी देर के बाद वो शिरान के पास वापस पहुंच गई। काफ़ी देर तक वहाँ हॉल में बैठे यहाँ के माहौल से लुत्फानंदोज होते रहे। एडना का जहन बार बार इनकी तरफ भटक जाता था, लेकिन शिरान को इस कैफियत का अंदाज़ा नहीं हो सका। रात गए तक दोनों इकट्ठे थे। कमरे में आकर एडना ने लिबास तब्दील किया और मुस्कुराती निगाहों से शिरान को देखने लगी। शिरान भी मुस्कुरा उठा और फिर वो इस वक्त तक इंतजार करती रही जब तक शिरान गहरी नींद नहीं सो गया था। खतरा मोल लिए बगैर चाराकार नहीं था। शिरान गहरी नींद सोने का आदी था, लेकिन इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि वो जाग भी सकता है। कुछ भी हो, इन लोगों की हकीकत जानना भी ज़रूरी है। उसने एक निगाह शिरान को देखा और फिर जगह से उठ गई। आने के सामने जाकर उसने बाल बिखराए, चेहरे पर नशे के तासुरात पैदा करके देखा और फिर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एहतियात से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। चंद लम्हात के बाद वो 6ठी मंजिल की राहदारी में थी।
रूम नंबर 611 के दरवाजे पर पहुंचकर रुकी, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर तारीकी थी, लेकिन तीसरी बार दस्तक देने से अंदर रोशनी हो गई। फिर कदमों की चाप सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। इतनी जल्दी सो गए डार्लिंग? एडना नशीली आवाज में बोली और दरवाजा खोलने वाले के सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलती हुई अंदर दाखिल हो गई। वो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस था और तज्जुब से एडना को देख रहा था। एडना ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। आप किससे मिलना चाहती हैं खातून? वह मुश्किल तमाम इस शख्स के हलक से आवाज निकली थी। एडना कमरे के दरमियान में खड़ी होकर झूमने लगी। वैसे उसने दर्जीदा निगाहों से चारों तरफ का जायजा ले लिया था। बड़ा कमरा था और उसमें 2 बेड बिछे हुए थे, लेकिन दूसरा बेड खाली था। उसकी चादर भी बेशिकन थी। इसका मतलब है कि दूसरा आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। शायद इब्तिदा ही से नहीं है, क्योंकि बेड की बेशिकन चादर इस बात की गम्मास थी। क्या कह रहे हो डेर? मैं अपने कमरे में नहीं हूँ क्या? एडना ने नशे से लड़खड़ाती आवाज में पूछा। ओ मैडम, शायद आपको गलत फहमी हुई है। आप गलत कमरे में आ गई हैं। इस शख्स ने अब अपने आप को संभाल लिया था। गलत कमरे में? ये मेरा कमरा नहीं है। एडना ने नशीली आंखें उठाकर चारों तरफ देखा। सॉरी मैडम, आपके कमरे का नंबर क्या है? चलिए मैं आपको आपके कमरे तक पहुंचा दूं। बेवकूफ़ हो, एडना उंगली उठाकर नशीले अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली। उसने अपने बालों को झटके से पीछे कर लिया था। जी? उस शख्स ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और एडा डिम्पल हंसने लगी। बुद्धू हो, बिल्कुल ही बुद्धू हो। रात कितनी तारीख है और बाहर का मौसम, जरा खिड़की खोल कर देखो। जी वो नौजवान चूंकि नींद की झोंक में था इसलिए पूरी तरह संभल नहीं पाया था, लेकिन एडना ने महसूस किया था कि वो रफ्ता रफ्ता संभलता जा रहा है। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखने लगा। इसके बाद गहरी सांस लेकर बोला, आप बहुत ज़्यादा नशे में मालूम होती हैं। बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। मुझे बताइए, मैं आपको कौन से कमरे में पहुंचा दूं? नहीं बैठती, मैं यहीं सोऊंगी, किसी का भी कमरा हो। तुम तो हो। वो शख्स भी उलझी हुई निगाहों से उसे देखे जा रहा था। फिर एडना ने बदस्तूर नशे में होने की अदाकारी करते हुए कहा, तुम कैसे आदमी हो? इधर आओ, बैठ जाओ मेरे पास। मैं तन्हा हूँ, सब कुछ है मेरी जिंदगी में, लेकिन तन्हाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इधर आओ। बेवकूफ़ों की तरह खड़े क्यों हो? और नौजवान स्लीपिंग सूट की जेबों में हाथ डालकर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। क्या तुम्हारी आमद इत्तफाकिया है? उसने झुककर कहा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। फिर आइए मैं आपको समझाऊं। नौजवान ने एडना का हाथ पकड़कर कहा। एडना लड़खड़ाती उठी तो नौजवान उसे संभाले हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। शायद वो एडना के सर पर पानी डालकर उसका नशा हरण करना चाहता था। एडना बदस्तूर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी, वैसे दिली दिल में मुस्कुरा भी रही थी। उसने सोचा कि तुमने सही जगह का इंतखाब किया है दोस्त। कमरे की आवाज़ें तो बाहर भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हें बाथरूम तक ले जाना एक मसला ही बन जाता मेरे लिए। नौजवान ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर धकेलता हुआ बोला, आइए समझाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं होगा। यहाँ के नलकों में बेहद ठंडा पानी आता है। वो खुद भी बाथरूम में दाखिल हो गया। एडना ने एक बार फिर लड़खड़ाते उसका सहारा लिया, लेकिन इस बार उसने अपना काम दिखा दिया था। सहारा लेकर उसने एक जोरदार घोंसा नौजवान की थोड़ी पर जड़ दिया और नौजवान बुरी तरह लड़खड़ाकर बाथिंग टब पर जा गिरा। उसने मुश्किल तमाम सहारा लेकर खुद को रोका था, वरना शायद औंधे मुंह बाथिंग टब में जा पड़ता। इस दौरान एडना ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। अब नौजवान को संभलना पड़ा। उसने मुतहय्यराना निगाहों से एडना को देखा और दूसरे लम्हे उसकी मुट्ठियां भींच के वो खड़ा हो गया। तो तुम नशे में नहीं हो? नशे में तो मैं पैदाइश के दूसरे दिन से हूँ मेरी जान, लेकिन अब तुम्हारा नशा उतर जाना चाहिए। एक औरत की पिटाई करते मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नौजवान ने कहा। तब तुम गधे हो। इब्तिदाई से मर्द औरत पर हावी रहा है। बाज़ औक़ात उसे ऐसे वाक़यात से साबका भी पड़ जाता है जिसमें उसे औरत की पिटाई जरूर करना पड़ती है। अगर तुम ये जज्बा अपने सीने में नहीं रखते तो फिर मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम 100% मर्द नहीं हो। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? अब मैं नशे में नहीं हूँ डार्लिंग। तुम्हारा ये बाथरूम वाकई बड़ी अजीबोगरीब जगह है। यहाँ कदम रखते मेरा सारा नशा उतर गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारा नशा भी उतर जाना चाहिए तो बेहतर है, वरना क्या फ़ायदा? तुम्हारे हाथ पाँव में टूट फूट हो जाएगी। बकवास मत कर। नौजवान धाड़ा। दूसरे लम्हे वो एडना के करीब पहुंच गया, लेकिन जिस तेजी से वो एडना के करीब आया था इसी तेजी से वापस लौट जाना पड़ा। इस बार वो दीवार में लगे हुए नल की टूटी से जा टकराया था। टूटी उसके शानों के दरमियान लगी थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आने लगे थे। सुनो, बेहतर ये होगा कि तुम अकल से काम लो। मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ सकती हूँ, और अगर तुम्हें शौक ही है तो आओ, पहले मेरे हाथों पीट लो तो अच्छी तरह इसके बाद समझ लो और बात करना। एडना आगे बढ़ी और वो उछलकर खड़ा हो गया।
लेकिन दूसरे लम्हे एडना की ठोकर उसकी पिंडी पर पड़ी और उसके हलक से एक कराह निकल गई। उसने चोट के बावजूद संभल कर स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश से भी उसे नुकसान पहुंचा। एडना अपनी जगह से उछली और उसकी टांग पर एक और ज़रब लगा दी। नौजवान की दोनों टांगें मजरूब हो गई थी। वो उठा और फिर गिर पड़ा। रुक जा, मैं रुक जाती हूँ। तुम इस बाथिंग टब पर बैठ जाओ और सुनो। मैं तुम जैसे 10 आदमी की मुरम्मत बेक वक्त कर सकती हूँ। अगर मैंने कोई सही हाथ जड़ दिया तो तुम्हारी हड्डी तड़क जाएगी। इससे गुरेज करो। मुझे तुमसे कोई परखाश नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बस थोड़ी सी मालूमात दरकार है तुमसे। नौजवान होंठों पर जुबान फेरते उसे देख रहा था। 4-6 हाथों में उसे अंदाजा हो गया था कि मद्दे मुकाबिल हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हिमाकत के अलावा और कुछ नहीं होगी। एडा डिंपल की आंखों में भूखी बिल्ली की सी कैफियत नजर आ रही थी और अपने शिकार को घूर रही थी। फिर उसने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी जुबान खोल दो। क्या पूछना चाहती हो तुम मुझसे? नौजवान ने सवाल किया। तुमने आज शाम को डाइनिंग हॉल में मेरी तस्वीर ली थी, इसकी वजह बता सकते हो? क्या? नौजवान की आंखें तज्जुब से फैल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये औरत इस कदर चालाक निकलेगी। क्या तुम इससे इनकार करोगे? एडना ने पूछा। नहीं, तुम ठीक कहती हो, नौजवान ने जवाब दिया। जो औरत इस कदर बाखबर हो सकती है, इससे कुछ छुपाना ही बेसूद था। वो तो इस बात पर हैरान रह गया था कि उसे इनके रहायशगाह कैसे मालूम हो गई। बाहर तो अब वो मुदाफियत की कुव्वत खो बैठा था और एडना को सब कुछ बताने पर आमादा नजर आता था। तो तुमने तस्वीर ली थी ना? मैंने नहीं, मेरे साथी ने। एक ही बात है, ये तस्वीर तुमने किस लिए हासिल की थी? मेरी एक बात का जवाब दोगी? उसने पूछा। हाँ पूछो। यकीन में मेरे सवाल ही से मुतल्लिक होगी, एडा डिंपल ने पूछा। हाँ, वो सूफी से तुम्हारे सवाल से मुतल्लिक है। क्या तुम्हारा नाम मोनी मार्दीन है? इस शख्स ने पूछा और एडा डिंपल चौंके बगैर रह सकी, लेकिन उसे नौजवान पर अपने तासुर का इजहार न होने दिया। नौजवान इसके हिदायत के मुताबिक बाथिंग टब पर बैठा था और इसके अंदाज से ऐसा नहीं मालूम होता था जैसे और वो किसी मुदाफियत का इरादा रखता हो। इसके आसाब बिल्कुल जवाब दे चुके थे। दूसरी तरफ एडना संभल गई थी और उसे इस सवाल पर हैरत नहीं हुई, क्योंकि उसे खुद भी अंदाजा था कि कोई भी शख्स एक निगाह देखने में उसे मोनी मार्दीन समझेगा। लेकिन ये कौन है? उसने गहरी सांस लेकर कहा। मोनी मार्दीन के बारे में तुम क्या जानते हो? वो रानी इरावती की हैसियत से हिंदुस्तान में मुकीम थी। वो वहाँ तंजीम के लिए काम करती थी। तुम्हारा ताल्लुक तंजीम से है? हाँ, हम तंजीम के अदना रुकन हैं, नौजवान ने जवाब दिया। क्या करते हो? मुख्तलिफ काम। बस यूँ समझ लो कि अगर तंजीम के बारे में कुछ जानती हो और मोनी मार्दीन ही हो तो तुम्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होगा कि हम लोग आम आदमी की हैसियत रखते हैं और किसी भी जगह वो सारे काम करते हैं जो तंजीम के मकासद के लिए होंगे। तुम्हारा इंचार्ज कौन है? सर पेरी पाउल, इस शख्स ने जवाब दिया। ओह, तो तुम पेरी पाउल के गुर्गे हो। हाँ, अजीबोगरीब वाक़ियात हो चुके हैं। मैडम, आपकी मौत की इत्तला तंजीम को मिली थी और आपके बारे में इल्म हुआ था कि एडा डिंपल ने आपको कत्ल किया है। एडा डिंपल को भी आप जरूर जानती होंगी। हाँ, जानती हूँ, तुम आगे बोलते रहो। मैडम, मोनी मार्दीन को कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश भी दस्तयाब हो चुकी थी। एडा डिंपल की तलाश के लिए मिस्टर पेरीपॉल ने हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल सकी। उन्होंने एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने आदमी रवाना किए हैं। उन्हें खतरा था कि एडा डिंपल हिंदुस्तान से बाहर चली गई है और मुमकिन है वो एशिया की ही किसी मुल्क में हो। हमें जापान भेजा गया है और हम टोक्यो में तकरीबन 12 दिन से मुकीम हैं। हमारा मकसद कुछ भी नहीं है। हमारा काम सिर्फ यह है कि यहाँ के आला होटलों में एडा डिंपल को तलाश करें। इत्तेफाक की बात है, हमारा क़याम इसी होटल में था और आज हमने आपको देख लिया। मगर मैं एडा डिंपल तो नहीं हूँ, एडा ने सरसराते हुए लहजे में कहा। ये तो हैरत की बात है कि तलाश कर रहे थे हम एडा डिंपल को और मिल गए आप। हमें इंतहा हैरत हुई और हमारे साथी ने तय किया कि वो इस अजीबोगरीब बात की इत्तला फौरन मिस्टर पेरीपॉल को दे। चुनांचे वो इसी सिलसिले में गया हुआ है। कहाँ? रिंग स्टोर नामी एक जगह है जहाँ से मिस्टर पेरीपॉल से रब्ता कायम किया जा सकता है। इस स्टोर में हमारे ही आदमी काम करते हैं। बज़ाहिर वो एक स्टोर है जो मुख्तलिफ अशिया बैरून मुल्क भेजता है, लेकिन वो तंजीम के मुफादात की निगरानी भी करता है। मेरा साथी अब तक दिल्ली मिस्टर पेरीपॉल को इत्तला दे चुका होगा कि हैरत अंगेज तौर पर एडा डिंपल के बजाय उसने मोनी मार्दीन को देखा है जो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा वो मैडम आपके साथ जो शख्स है उस पर भी हमें शुबा है। शीरान नामी एक शख्स की तलाश भी मिस्टर पेरीपॉल को है और इसके बारे में अंदाज़ा लगाया गया है कि वो एडा डिंपल के पास होगा या इसके कहीं अतराफ में नजर आएगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप दोनों को कहीं यकजा देखा जाएगा। मेरा मतलब है कि हम एक ऐसी औरत को यहाँ देख रहे हैं जो कत्ल हो चुकी है। इस तअज्जुब खेज वाक़े की इत्तला मिस्टर पेरीपॉल को देना जरूरी तस्वुर किया गया था और ये इत्तला मिस्टर पेरीपॉल को मिल चुकी होगी।
एडना ने पूछा। यकीनन मेरे साथी मुझे टेलीफोन करके कहा था कि वो रात को वापस नहीं आएगा क्योंकि रिंग स्टोर से मिस्टर पेरीपोल से राब्ता कायम नहीं हो सका है। अलबत्ता ये काम चंद घंटों के अंदर हो जाएगा, इसलिए वो रिंग स्टोर ही में काम करेगा, नौजवान ने जवाब दिया। मगर ये तजुब खेज बात नहीं कि तुम एडा डिम्पल की बजाय मोनी मार्टिन की इत्तला पेरीपोल को दे रहे हो। यही तो तजुब खेज बात है मैडम। आप बराए करम आप ये बताइए कि आप मोनी मार्टिन हैं, आप कत्ल नहीं हुई। तुम ये मालूम करना चाहते हो डेर? डिम्पल ने मुस्कुराते हुए कहा और आहिस्ते आहिस्ते उसकी तरफ बढ़ने लगी। नौजवान चौंक पड़ा। नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती तो जाहिर है मैं आपको इन हालात में मजबूर नहीं कर सकता, उसने सहमे अंदाज में कहा और उठ खड़ा हुआ। नहीं डेर, ये कोई ऐसी बात तो नहीं जिस पर मुझे तशवीश होती। तुमने मेरी तस्वीर खींची जिससे मुझे हैरत हुई थी, और अब अगर तुम्हें इस शुबे का शिकार हो तो मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। आओ थोड़ी देर बाहर बैठकर बातचीत करें, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं मोनी मार्टिन नहीं हूँ। डिम्पल इसके बिल्कुल मुकाबिल पहुंच गई। नौजवान की आंखों में चंद लम्हे वहशत रही, लेकिन इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता संभल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साथी कौन है? वो भी खूबसूरत आदमी है मगर तुमसे ज्यादा नहीं, एडा डिम्पल ने कहा, और दफतन इसका हाथ नौजवान के अकब में रेंगता हुआ इसके सर तक पहुंच गया। फिर उसने नौजवान के बाल पकड़कर उसे एक जोरदार झटका दिया और वो बुरी तरह टब में आ गिरा। एडा डिम्पल इस पर झुक गई थी। इसने नौजवान की गर्दन पकड़ ली थी। नौजवान ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, लेकिन अव्वल तो पूरी का पूरा टब में पड़ा हुआ था। दूसरी बात यह थी कि एडा डिम्पल के हाथ की गिरफ्त गैर मामूली नहीं थी। उसके हलक की नाड़ियां बंद हो गईं और उसका दम घुटने लगा। एडना ने उसे पूरी कुव्वत से दबाए रखा और नौजवान की जिद्दोजहद आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ने लगी। उसकी आंखें फट गई थी, जुबान बाहर निकल आई थी। चंद लम्हात के बाद वो बेसुध हो गया। वो मर चुका था। एडना ने उसके लिबास की तलाशी ली, फिर उसके लिबास से अपनी उंगलियों के निशानात रगड़ रगड़ कर साफ कर दिए। उसके बाद इसने बाथिक टब में लगा हुआ नल खोल दिया और टब में पानी भर गया। वो इत्मीनान से अपनी जगह खड़ी उसे देखती रही। जब टब ऊपर तक भर गया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो अंदाजा लगाना चाहती थी कि नौजवान के अंदर सांस की कोई रमक तो मौजूद नहीं, लेकिन अब इस किस्म का कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। चुनांचे वो हाथ झाड़ती वहां से वापस पलटी और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। यहाँ भी हैंडल से वो अपने हाथों के निशानात साफ करना नहीं भूली थी। इसके बाद वो पुरस्कुन अंदाज में चलती हुई कमरे से बाहर निकल आई। तरद्दुद था तो सिर्फ एक कि कहीं शिरान जाग ना गया हो। अपनी मंजिल पर पहुंची तो राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी। वैसे उसने अपने दिल में एक कहानी घड़ ली थी, अगर शिरान जाग गया तो वो कोई बहाना बना सकती है। और हैरत अंगेज बात यह थी कि इसका अंदाजा दुरुस्त निकला। शिरान मुसहरी पर बैठा हुआ किसी सोच में गुम था। दरवाजे पर आहट हुई तो चौंक कर एडा डिम्पल को देखने लगा। एडा डिम्पल ने फौरन अपने चेहरे पर तजस्सुस के आसार पैदा कर लिए थे। फिर गहरी गहरी सांसें लेते हुए शिरान के पास पहुंच गई। कहाँ चली गई थी तुम? शिरान का लहजा किसी किस्म के शुबे से पाक था और डेर सूरत हाल कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, एडा डिम्पल ने मुतफक्किराना अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैं नहीं समझा। शामी से मैं एक शुबे का शिकार थी। दो आदमी हमारी निगरानी कर रहे थे, जैसे वो कोई खास अंदाजा लगाना चाहते हों। मैंने महसूस किया था कि वो तुम्हारी तरफ देखकर आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे शुबे की उस वक्त तस्दीक नहीं हुई थी, इसलिए मैंने तुमसे तस्करा नहीं किया। इस वक्त मैं भी सो रही थी कि मैंने दरवाजे पर एक आहट सी महसूस की। मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे पर मौजूद हो, और मैं इंतहाई खामोशी से अपनी जगह से उठ गई। गालिबन मेरे कदमों की चाप उन लोगों ने सुन ली थी, क्योंकि मैं राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी थी। इसके बाद डेर शिरान, मैं भला कहाँ बाज रह सकती थी। मैंने उनका ताकुब किया। उस दिनों से नीचे उतरे थे। बदकिस्मती ये थी कि लिफ्ट भी नीचे थी, उसे ऊपर आने में देर लगी। चुनांचे मैं भी जीनों पर दौड़ने लगी और नीचे पहुंच गई, लेकिन फासला बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने इन लोगों को पार्किंग लॉट पे देखा और उसके बाद वो सीधा दौड़ते हुए सड़क पर निकल गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कौन थे। शिरान, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खदशात का शिकार रहती हूँ। पता नहीं क्यों बारहा मुझे भी महसूस हुआ जैसे कोई तुम्हारी ताक में है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। शिरान, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा अब और कुछ नहीं है। हम लोग जिंदगी आखिरी सांस तक के साथ गुजारेंगे। मैं नहीं चाहती कि अब तुम फजूल किस्म के हंगामे में उलझो। मैं बहुत परेशान हूँ शिरान, बेहद परेशान हूँ। मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैं अपनी मुसहरी पर बैठ गई। शिरान उसके करीब गया। ओह कैलाशी, शिरान अमन पसंद जरूर हो गया है, लेकिन उसके लिए दुश्मन जब भी उसके सामने आएंगे बचकर नहीं जा सकेंगे। तुम मुतफक्कर क्यों हो? नहीं शिरान, अब तक तुम तन्हा थे और तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक था। तुम अपनी जिंदगी को कभी किसी भी तरह खतरात में डाल सकते थे, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरे लिए हो। मैं तुम्हारी इर्द गिर्द को खतरा नहीं देख सकती थी। शिरान, हम जापान छोड़ देंगे, हम टोक्यो छोड़ देंगे,
अरे अभी हमें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, यहाँ तो हमारे कुछ और मंसूबे भी थे। शिरान ने कहा। नहीं शिरान, मैं इन सारे मंसूबों पर लानत भेजती हूँ। सारे मंसूबे तुम्हारी बका के साथ हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो शिरान, अगर तुम मुझे कुछ समझते हो, मेरी बात मान लो। हम अभी इसी वक्त खामोशी से यहाँ से निकल चलते हैं और रात कहीं और गुजारने के बाद कल सारा दिन इसी कोशिश में गुजार देंगे कि हम जापान से रवाना हो जाएं। मगर कहाँ चलोगी? और क्या इतनी जल्दी सब इंतजामात हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये कौन सा मुश्किल काम है? तुम ये सारे काम अपनी कैलाशी पर छोड़ दो। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम यहाँ से चलोगी कहाँ? मेरा ख्याल है हमें ईरान चलना चाहिए। ईरान में कुछ वक्त गुजारेंगे, वहाँ के नवादरात देखेंगे और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ईरान ही क्यों? शिरान ने सवाल किया। बस यूं ही मेरा दिल चाहता है, बल्कि ये बात बहुत अरसे से मेरे ज़हन में थी कि मैं ईरान देखूं। कैलाशी ने कहा। ठीक है, मैंने इस वक्त तक जिंदगी में अपने आप को सबसे बदतर समझा था, जब तक तुम मुझे अपनी जिंदगी का कोई तुम जैसा साथी नहीं मिला था। अब शिरान तुम्हारा है, अपने लिए तो मैं अब तक जीता रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ डार्लिंग, जैसा तुम पसंद करो। तुम्हें बेहतर ये है कि शिरान कि हम अपना मुनासिब से सामान लेकर खामोशी से यहाँ से निकल जाएं। अभी, हाँ अभी इसी वक्त। तो मैं जानता हूँ कि तुम खूबसदा हो गई हो। तुम्हारा ख्याल है जो लोग हमारी निगरानी कर रहे थे मुमकिन है वो हमारे खिलाफ कोई फौरी कार्रवाई करे। अगर ये मेरा ख्याल है शिरान, तो तुम भी वादा कर चुके हो कि मुझसे ताउन करोगे। हाँ, अब तो शिरान किसी दूसरे की मुट्ठी में आ गया है। अब भला इसकी सोच कहाँ बाकी रह गई है? शिरान ने हंसते हुए कहा। ओह डियर शिरान, ये बात नहीं। तुम समझते हो कि मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर ये सब कुछ कर रही हूँ। तो मैंने कब इनकार किया भाई? हालांकि मैं गहरी में सो रहा था और नींद अब तक मेरे हवास पर तारी है। उठो डोर, गुस्ल खाने में जाओ, मुँह हाथ धो लो और लिबास तब्दील कर लो। हम अभी और अभी इसी वक्त ये होटल छोड़ देंगे, एडा डिम्पल ने कहा और जरूरी सामान समेटने लगी। रात के इस वक्त होटल छोड़ना एक अजीब सी बात थी, लेकिन वो दोनों खामोशी से वहां से निकल आए। काउंटर पर जब एडा डिम्पल ने चाबी दी तो काउंटर क्लर्क हैरान रह गया। इस वक्त मैडम? हाँ, वैसे अचानक हमने फैसला किया है, एडा डिम्पल ने जवाब दिया और इसके बाद वो वहां से निकल गए थे। एडा डिम्पल को यह भी एहसास था कि सुबह या किसी भी वक्त उस कमरे में लाश मिल जाएगी। मुमकिन है शुबह इन लोगों की तरफ जाए, क्योंकि वो मशकूक अंदाज में होटल छोड़कर गए, इसलिए वो चाहती थी कि हंगामों से महफूज रहकर यहाँ से निकल जाए। ईरान जाने का फैसला उसने इसलिए किया था कि ईरान में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इसकी मदद कर सकते थे। उनका तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये ऐसे लोग थे जो मुनासिब मुआवजा लेकर दुनिया के हर शख्स के लिए हर तरह का काम कर सकते थे। एडा डिम्पल भी बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों से काम लिया करती थी और ये काम वो उनसे ज़ाती तौर पर ही लेती थी और इस काम का मुआवजा अदा करती थी। चुनांचे वो एडा को ज़ाती तौर पर भी जानते थे, जैसे जापान में टेंकू। एडा डिम्पल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो टेंकू को कोई कहानी सुनाकर यहाँ से निकलने का फौरी तौर पर इंतजाम करे। वो इसी किस्म की औरत थी। चुनांचे इन बातों को सोचने के बाद वो मुतमईन हो गई। बात तो सूरत हाल कुछ भी हो, कम अज कम तंजीम के अफराद को इस पर काबू पाने के सिलसिले में दांतों पसीने आ सकते थे। उसे आसानी से काबू करना बहुत मुश्किल काम था। उसका इजहार बार बार हो रहा था।